ठीक है, अनस आपका क्या है? पीसीएम। कल हमने ये पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो मोस्टली हमने क्या देखा था कि रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज भी पर्टिकुलर किसी टाइम पे, क्योंकि सिर्फ रेट ऑफ चेंज मैटर नहीं करेगा, किस टाइम पे वो चेंज हो रहा है ये भी मैटर करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 सेकंड बढ़ा, 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो अलग एरिया बढ़ा, और बाद में 1 सेंटीमीटर बढ़ा, हालांकि यहाँ भी 1 सेंटीमीटर एरिया बढ़ा और बाद में 1 सेंटीमीटर एरिया बढ़ा, लेकिन बाद में 1 सेंटीमीटर बढ़ने से एरिया अलग बढ़ा और शुरू में 1 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ने से एरिया अलग बढ़ा, तो किस टाइम पे रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है ये भी मैटर करेगा। ठीक है, और मोस्टली जो हमने देखा था कि जब भी कोई क्वेश्चन करना हो तो 3 चीजें, ठीक है ना, क्या पूछा है व्हाट, ठीक है ना, और क्या बताना है वो, और थर्ड एक ब्रिज, यही ना, ये लिखा था मैंने कहीं शायद इसी पे लिखा था, हाँ ये गिवन, एक तो गिवन होगा, एक क्वेश्चन मार्क और एक उनके बीच का ब्रिज होगा बस। और वो ब्रिज क्या होगा, या तो कोई फैक्ट होगा कि हाँ इनके बीच का डिस्टेंस ये होता ही होता है, या एक्स एक्सिस पे स्लोप ऐसा होता है, वाई एक्सिस पे स्लोप ऐसा होता है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कैसे करते हैं तो ऐसा होता है, पैरेलल होता है, तो मतलब कोई भी एक मैथमेटिकल फैक्ट होगा या एक फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, ब्रिज बनेगा, और गिवन और क्वेश्चन मार्क के बीच में वो चीज आ जाए। ठीक है ना, रेट का मतलब रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है, हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब उसके बाद हमने वो खास करके इस टाइप की चीजें जितने भी हो, मेंसुरेशन से रिलेटेड चीजें, कि सरफेस एरिया इस रेट से चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा, या वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है तो सरफेस एरिया किस रेट से चेंज होगा, इसी टाइप की चीजें रहेंगी। तो सीधे सीधे ऐसा फॉर्मूला लिखना है जो दोनों के बीच कनेक्टिंग का काम करे। जैसे यहाँ पे क्या दिया, देखो ग्रीन वाला है जो गिवन है, तो क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है और सरफेस एरिया पूछ रहा है, कनेक्टिविटी क्या बन गया, साइड। वॉल्यूम के फॉर्मूले में भी साइड आता है और एरिया के फॉर्मूले में भी साइड आता है, तो वॉल्यूम गिवन है तो वहां से एक चीज आ गई और एरिया पूछा था, बस ए और ए कनेक्टिविटी बन गया, बस आ गया, ए ब्रिज बन गए। इसके फॉर्मूले में भी ए है और इसके फॉर्मूले में भी ए है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी था कि रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया कैसे होगा, तो सिंपली अब रेडियस गिवन है और एरिया पूछ रहा है, तो एरिया और रेडियस में एक फॉर्मूला क्या बन गया, कनेक्शन बन गया। सेम चीज क्या हो गया था इसमें, पेरीमीटर का पूछा था, तो पेरी में और साइड का रेट ऑफ चेंज दे रहा था, तो सीधे सीधे फॉर्मूले में बैठ गया कि पेरीमीटर कैसे होगा, और 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ का चेंजेस दे रहा था, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखा था, ये अभी भी मैं करूँ कि एक बार आप वापस से रिवाइज करना, ये लेटर वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पेपर होगा तो समझो कि ये आना ही आना है। आफ्टर दैट ये हमने एक क्या देखा था, केस स्टडी वाला क्वेश्चन। केस स्टडी के जब भी क्वेश्चन आए तो दिखने में इतना बड़ा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। देखो जैसे ही हमने थोड़ा बहुत ये सब बनाया, जैसा गिवन वेवन था कि हाँ भैया इतना एक्स कटेगा, इतना एक्स कटेगा, ऊपर बनेगा ऐसा, सो वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, एल 24 - 2x, बी 24 - 2x, एच क्या हो गया एक्स। अब सारे क्वेश्चन एक एक सेकंड में होने लगे, इसको इंटू कर दिया तो वॉल्यूम आ गया, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये क्वेश्चन आ गया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये तीसरा क्वेश्चन आ गया, खत्म। और चौथा तो कुछ नहीं था, पहले वाले का डिफरेंशिएशन को 0 करना था, 0 किया 4 और 12 या 12 हो नहीं सकता, तो फिर क्या हो गया 4 ही बचेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज पे हमने क्या देखा था, कल और सारे थियरम्स पढ़े थे और क्वेश्चंस भी किए थे, वो एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम टाइप के ही क्वेश्चंस किए थे। अब रेट ऑफ चेंज पे ही थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस कर लिए जाए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ओके, तो कल जो बेसिकली क्वेश्चंस बताया, एग्जांपल बताया और एनसीईआरटी टाइप्स के क्वेश्चंस बताए। ठीक है, अब आज वाले क्वेश्चन सभी मोस्टली आप ही लोगों को करना है। चलो सैंड इसको बाद में करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन देखो मैंने हर जगह देखा है, किसी भी चीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये चीज चमका ही चमका है, तो एक बार इसलिए हालांकि आप लोग कर लोगे फिर भी जरूरी है ये क्वेश्चन ऐड करना। क्वेश्चन आप लोग पढ़ पा रहे हो ना बहुत ही इजिली, स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, ये कह रहा है मनी टू बी स्पेंड फॉर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ फर्म प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द, देखो ये सारी कहानी है, मेनली आपको ध्यान क्या रखना है, टोटल रेवेन्यू। ठीक है ना, तो टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द एक्स यूनिट्स प्रोडक्ट ऑफ गिवन बाय आर एक्स। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू उनको चाहिए। देखो इसलिए ये चीजें काम आती है, एक हमेशा टोटल दिया रहेगा और एक मार्जिनल रहेगा, तो उल्टा रहेगा, टोटल देकर के मार्जिनल पूछेगा तो डिफरेंशिएट करेंगे, मार्जिनल देकर के वो टोटल पूछेगा तो इंटीग्रेट करेंगे। सिंपली ऐसा सोच रहा है कि मार्जिनल छोटा होता है, मार्जिनल ये बताता है कि किस रेट से बढ़ रहा है,
या घट रहा है। ठीक है, आप ऐसे सोचो कि एक आदमी ने क्या किया, बहुत ही मेहनत वहनत करके और पैसे वैसे लगा वगा करके मशीन सेटअप किया प्रोडक्शन का। ठीक है, पूरी फैक्ट्री वैक्ट्री लगाया। ठीक है, एक मशीन बिठाया और मशीन का कॉस्ट उसको 2 लाख पड़ा और फिनिशिंग वनिशिंग कराया, सब कुछ करा वरा करके कितना 5 लाख रुपए। ठीक है, ओके, मतलब उसमें उसने क्या किया, वो सब मंगाया। मान लो कि अगर एक बैग ही बनाना है तो जितने कपड़े, लेदर, वो चेन वेन सब कुछ मंगा लिया। मतलब इसमें उसके मशीन का कॉस्ट भी है और जो मतलब ऐसे रॉ मटेरियल है वो भी है। 5 लाख आया। अब वो एक बैग बना रहा है, एक बैग, तो कितना कॉस्ट रखे ताकि उसका खर्चा निकल जाए? तो 5 लाख से ज्यादा ही रखना पड़ेगा ना। अगर वो 2 बैग बनाता है तो फिर 2.5 लाख रखना पड़ेगा। 3 बैग बनाता है तो फिर कितना होगा, 5/3 लाख। 10 बैग बनाता है तो फिर 50,000 भी रखे तो उसका पूरा खर्चा निकल जाएगा। 50,000 बैग अगर उसने बना दिया तो 10 रुपए भी अगर एक बैग का रखेगा तब भी उसका खर्चा निकल गया। 5 लाख अगर बैग बना दिया उसने रॉ मटेरियल से तो 1 रुपए रख सकता है। तो जितना प्रोडक्शन होता जाएगा बैग की कॉस्ट उसी हिसाब से रिड्यूस होती जाएगी पर बैग। ठीक है ना। तो यही चीज जो रिड्यूस हो रहा है, जैसे देखो टोटल कितना हो गया ये वाला फॉर्मूला, और जैसे जैसे इंक्रीज होता गया बैग, ठीक है ना, और ये क्या हो गया, डिक्रीज होता चला गया ये रेट। तो यही चीज मार्जिन कहा जाता है। आप लोग सुनते नहीं हो किसी किसी चीज पे कि बहुत अक्सर दुकानदार कहता होगा, जब आप कहते हो कम रेट कम करो इसका कुछ, तो दुकानदार कहता होगा अरे इन सब चीजों पे मार्जिन ज्यादा नहीं है। तो इन सब चीजों पे मार्जिन ज्यादा नहीं है कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा ब्रांड है, ठीक है, शैम्पू ही बेच रहा है मान लो कि, अब तो वो अब हेड एंड शोल्डर का बेच रहा है, तो हेड एंड शोल्डर दुकानदार को बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं देता है। 55 रुपए एमआरपी है तो 50 रुपए देगा या 52 रुपए में देगा, कहेगा सारा काम हम कर रहे हैं, टीवी पे ऐड हम कर रहे हैं, विराट कोहली और अनुष्का को पैसे हम दे रहे हैं, तो तुमको किस चीज के पैसे? तो वो सिर्फ 2-3 रुपए ही कम करता है। लोकल है वो, कुछ उसका कोई खर्चा नहीं है, तो वो चाहता है कि दुकानदार किसी तरह रखे जाके ज्यादा वो बिके, तो वो 50 रुपए की चीज को सिर्फ 25 में देगा। तो दुकानदार भी पुश करता है कि चलो वो नहीं है तो यही ले लो, तो उसी चीज को मार्जिन कहा जाता है। तो हमेशा मार्जिन का मतलब रेट, ठीक है ना, वही डिफरेंशिएशन, कि जैसे जैसे बैग का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा पर बैग कॉस्ट रिड्यूस होता जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है ना, कि मान लो कि क्या होगा कि मैं कुछ लोगों को रख रहा हूँ, चलो ठीक है लंबा एग्जांपल हो जाएगा। सिंपली आप ऐसे देखना कि जो मार्जिन होता है ना वो रेट ऑफ चेंज होता है। मार्जिन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो अब आप ऐसे समझना कि देखो यहाँ पे लैंग्वेज दिया हुआ है क्या, एक पॉपुलेशन, कोई भी चीज दे सकता है, लैंग्वेज 50 दे सकता है, यहाँ पे पॉपुलेशन दे दिया है, कॉस्टिंग भी दे देगा कि प्रोडक्शन और उसका कॉस्ट इतना है, या फिर इसके अलावा कोई डिजीज दे देगा, ठीक है ना, बैक्टीरिया दे देगा कि एक बैक्टीरिया है वो इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो मार्जिनल उसका इंक्रीज कितना है। कुछ भी लैंग्वेज दिया हो, एक टोटल होगा और एक मार्जिनल होगा। सिंपली चाहे जो भी कहानी बनाए, बैक्टीरिया का बनाए, पॉपुलेशन का बनाए, प्रोडक्शन का बनाए, कॉस्टिंग का बनाए, खर्चे का बना सकता है कि एक कंपनी अपने इम्प्लॉय को क्या कर रहा है, कुछ कुछ वो रहने सहने पर उनका खर्च कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला दे देगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से अब मार्जिनल कॉस्ट कितना है, तो कोई भी चीज मार्जिनल मतलब उसका रेट ऑफ चेंज, तो वो 1 सेकेंड में क्वेश्चन आ जाएगा। अरे तो लैंग्वेज इस तरह के बैक्टीरिया ले लिया, पॉपुलेशन ले लिया, कॉस्ट लिया, प्रोडक्शन लिया, व्हाटएवर, एक टोटल दिया रहेगा आपको इतने ही काम की चीजें है और एक मार्जिन दिया रहेगा, ठीक है ना। तो dx 6x + 36, अब उनको चाहिए कितना, एट x = 5, तो पुट कर खत्म, है ना। तुरंत क्वेश्चन करके बताओ फिर आगे चलते हैं। ये भी शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसके पहले वाला भी, हाँ देखो 2013। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। हाँ, तो मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहता था, फिर कहा कि देखो यार जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं ना, सब में कहीं ना कहीं ये घुसा ही था, चलो 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस आएगा, तो जल्दी से करो इसको फिर आगे हम लोग चलते हैं।
देखो इस बार पॉल्यूशन दे दिया, अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कंटेंट एडेड, तो कुछ नहीं, ये टोटल पॉल्यूशन है, तो किस रेट से मार्जिनल इंक्रीज को, दो ही चीजों पे आपको ध्यान रखना है, एक तो ये टोटल दिया हुआ है और एक मार्जिनल इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा है। सिंपल। उल्टा भी दे सकता था, मार्जिनल देकर के टोटल पूछता तो वहां पे इंटीग्रेट करना पड़ता। आप ऐसा सोच रहे कि मार्जिनल छोटा होता है, तो डिफरेंशिएशन से चीजें छोटी होती है ना, और मार्जिनल दे दिया मतलब टोटल बड़ा होता है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, इंटीग्रेशन से चीजें बड़ी होती है। अब सेम करो, जल्दी से आंसर बताओ। सलोनी क्या हुआ, आज लेट हो गए, सलोनी लीव कर गई, लगता है उनका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं। हाँ बताइए कैसे होगा। कहाँ पे सेंटर है सौरभ? मेरा खानपुर साइड में क्यों बता रहे हैं? सर एक सेकंड देख कर बता। अब ये चीज कितने पे चाहिए, कहीं ना कहीं तो दिया हो, अरे 30x पे दिया है क्या साथ में? फिर मेरा दिया गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 खानपुर नियर डीटीसी डिपो न्यू दिल्ली। एरिया कौन सा है? सर पता वो सर बस खानपुर ही लिखा हुआ, वो देखा था गूगल मैप में तो सर घर से बाइक से 40 मिनट का रास्ता बता रहा था। अच्छा तो कितना हो जाएगा, 30.135 और 120, तो 205। अच्छा ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, वन लाइन का, डिफरेंशिएट करो वैल्यू पुट करो, डिफरेंशिएट करो वैल्यू पुट करो, दैट्स इट। ठीक है, असली क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में ढंग के क्वेश्चन होते हैं, दूसरे भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। ये एक बार क्वेश्चन देखिए आपने, कर एक्स और वाई टू साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, दो अलग अलग साइड्स है एक स्क्वायर के, ठीक है। तो एक का कुछ होगा अपना साइड एक्स, ठीक है, और दूसरे का क्या है वाई। एक्स और वाई में एक कनेक्शन है, इसके एक साइड क्या है एक्स और इसका एक साइड है वाई। अब एक्स बढ़ते जा रहा है, तो एक्स और वाई में एक कनेक्टिविटी है, क्या कनेक्टिविटी है कि जो y है वो x माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। अरे उल्टा हो जाएगा फिर, y छोटा होगा, हालांकि कोई भी डायग्राम बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर x चेंज होता जाएगा तो ऑफकोर्स उसका एरिया भी चेंज होगा। तो अब x चेंज होगा तो y इक्वल टू समथिंग समथिंग है, तो ऑफकोर्स y भी चेंज होगा। अब y चेंज होगा तो y का एरिया भी चेंज होगा। ठीक है, तो सेकेंड जो स्क्वायर है, दूसरा वाला स्क्वायर, इसके पहले वाले स्क्वायर के रेट में कितना एरिया चाहिए। साइड का तो हमें पता है कि इसमें अगर साइड का सिर्फ चेंज दिया होता तो डिफरेंशिएट कर देते, बात खत्म। लेकिन एरिया की बात कर रहा है, कैसे होगा ट्राई करो, थोड़ा बहुत हिंट आप लोग बताइए ताकि लगे कि हाँ बच्चे सही सोच रहे हैं, उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं जैसा होना चाहिए। कैसे करेंगे? पहले तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई, किसको डिफरेंशिएट करेंगे सौरभ, बोलो। y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपको चेंजेस किस में चाहिए, मतलब किसके को आप देख रहे हो, किसको देख रहे हैं, एरिया ना। तो हमें चाहिए सिंपल, देखो कुछ भी पूछा हो ना उसको साफ साफ अलग एक लाइन में लिख लो, एक लाइन में लिख लो, ठीक है ना। एक्स एंड वाई आर द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स, तो पहले को एक्स कह रहा है दूसरे को वाई कह रहा है। ठीक है, एक्स हमारा पहला है यानी कि ये A1 है इसका एरिया, और इसका एरिया A2 है। क्लियर है? तो पहले कभी भी मतलब रेट ऑफ चेंज से कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी कंफ्यूजिंग आपको क्वेश्चन लगे, सबसे पहले देखो कि मुद्दा क्या है।
तो मुद्दा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो सबसे पहले एक तो एरिया चाहिए, तभी A1 A2 लिखा। वॉल्यूम अगर मान लो कि यही अगर क्यूब देके वॉल्यूम कहा होता तो V1 V2 लिखता। तो पहले जो कहा है वो तो पिक्चर में आया है, तो बोला है एरिया, तो पिक्चर में किसको आना है? ऑफ कोर्स एरिया को। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, उनको चाहिए ए रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर, यानी कि उनको चाहिए डी बाई डी वन और E2, DA2 बाई DA1, यही चाहिए ना? पढ़े को तो यही लग रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेकंड स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्क्वायर, और एरिया ही चाहिए। ठीक है, तो पहले एरिया बोला है तो एरिया तो निकाल ले। तो बताइए ये एरिया क्या हो जाएगा, बोलिए, या इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले का एरिया क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। और वेरिएबल कम से कम रहे तो हम वाई की जगह क्या पुट कर देते हैं? सॉरी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना, वाई की जगह यही पुट कर दिया। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, 11 बच्चे तो A2 इक्वल टू, ठीक है, और A1 इक्वल टू। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सभी को समझ में आ रहा है। अब बोलो आगे क्या करूं? A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, आ गया A2। ठीक है, अब लेकिन रेट ऑफ चेंज का मतलब हमेशा क्या होता है? कल भी बताया था, रेट ऑफ चेंज मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है? टाइम। टाइम। तो ये तो अपने टाइम के साथ ही बताएगा ना, तो DA2 बाई DT निकालते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का मतलब तो यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 2x। बोलो अनस, ये तो एकदम सिंपल है, क्या हो जाएगा? 2x प्लस सर 2x प्लस 4x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर, ये ठीक है, डन, या कुछ और लिखना पड़ेगा? ये 2x फाइनल है, बोलो बच्चों, ये दोनों फाइनल है या कुछ ऐड करूं इसमें? जब भी टीचर बोले कि कुछ फाइनल है क्या, बार बार पूछे ये ठीक है, इसका मतलब वो ठीक नहीं है, तभी तो वो पूछ रहे है ना। ये होगा ना, ये सर नो, बोलो। क्योंकि है वेरिएबल x और डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्टिव में ना, तो dx बाई dt तो लगना ही लगना है। अगर da बाई dx होता तभी तो ये 2x होता ना, लेकिन यहाँ तो da1 बाई dt कर रहा है ना, तो पहले तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया x स्क्वायर का 2x है, वेरिएबल x और आप कर रहे हो t, तो dx बाई dt तो लगना है ना। अब आप अपने आओ कि जो चीज आपको चाहिए थी, आपको क्या चाहिए थी? da2 बाई da1। अब कोई बात नहीं है, सभी देखो डिफरेंशिएशन ना काफी फ्लेक्सिबल होता है, वो साइन जैसा नहीं होता कि साइन थीटा का मतलब साइन और थीटा पूरा एक कंप्लीट टर्म हो, ऐसा नहीं होता है। ये अलाउ करता है आपको बहुत सारी चीजें। तो da2 बाई da1 है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों को हम क्या कर देते हैं, बात तो वही है अभी भी, दोनों को जैसे मैं 2 से डिवाइड कर सकता था, 5 से इंटू कर सकता था, तो मैंने dt से डिवाइड कर दिया, dt से क्या किया? डिवाइड कर दिया, क्या फर्क पड़ गया? अब da2 बाई dt क्या है? प्लस 4x क्यूब और माइनस 6x स्क्वायर। थोड़ा इसको उधर कर लूं क्या? मेन तो आंसर यही ला रहा है, तो इसको तो जगह चाहिए ना। चलो, तो अब इनटू क्या हो गया? dx बाई dt, और ये क्या है? 2x dx बाई dt। तो कितना बढ़िया हो गया, dx बाई dt अपने रास्ते चले गए, कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो सबसे बढ़िया काम हो गया। बाकी बच गया x, तो मुझे लग रहा है 2x सब में कॉमन है, ऊपर वाले में देखो ना, 2x अगर मैं निकाल लूं तो 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x, यही बचेगा ना।
यस तो Yes, अगर sir. कॉमन ले ले तो ये तो और बढ़िया हो गया। अब ये भी जाएंगे क्योंकि एक्स तो जीरो हो नहीं सकता है। एक्स जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एक क्लास में पूरा डिस्कस किया था, एक बच्चे ने डाउट पूछा था तो पूरा डिस्कस किया था ना कि या तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते आप कॉमन लोगे, और कैंसिल आउट तभी करोगे जब आपको पक्का पता है कि ये चीज जीरो नहीं है, अदरवाइज वो वाली बात हो जाएगी ना। एक बंदा लिख रहा है जीरो इक्वल टू जीरो, दोनों साइड क्या किया, एक साइड 7 से इंटू किया, एक साइड 5 से। 0 into 7 तो जीरो ही होगा और 0 into 5 तो जीरो ही होगा। अब उसने क्या किया और बोल दिया 7 इक्वल टू 5। वाह, तो ये पूरा गड़बड़ी कैसे हुआ कि तुमने जीरो को कट कर दिया। तो अब आप लोग बड़े हो गए ना, कट करने से पहले आप चीज को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कट होने वाली चीज जीरो नहीं है। अगर आपको डाउट हो कि कट होने वाली चीज जीरो है तो उसको कॉमन लेना है, कैंसिल आउट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप जीरो को आप कट कर दोगे तो ऐसी चीज आएगी 7 इक्वल टू 5 जैसा बवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो एक्स जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्स जीरो हो जाएगा तो साइड ही जीरो होगा, जब साइड जीरो होगा तो काहे का फिर स्क्वायर। भैया स्क्वायर का साइड ही जीरो है, वो कौन सा स्क्वायर है भाई? तो एक्स तो ऑफकोर्स जीरो नहीं हो सकता। तो बचा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब क्या पूछ रहे हैं? बस यही आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 माइनस 3 0। यानी कि जब ये एक चेंज हो रहा होगा तो उस टाइम तो उसके एरिया पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन जब ये दो चेंज होगा, यानी कि पहले वाले के एरिया में अगर 2 का चेंजेस हो रहा है तो दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, 4 8 1 9 और 6 3। ऐसे किसी टाइम पे निकाल सकते हैं। मतलब सिंपली दोनों के एरिया के बीच का, जैसे यहाँ पे देखो ये साइड का कनेक्टिविटी है, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, साइड का कनेक्शन है। कि इसका साइड अगर 10 है तो उसका साइड कितना है, सिंपली पुट करो। लेकिन इसका एरिया 5 चेंज हो रहा है तो उसका एरिया कितना चेंज होगा, वो ये बता रहा है। तो कोई बस एक नई चीज क्या थी कि D8 पूछता, कोई भी बता देता भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ 8, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। DA1 कोई बता देगा कि इसका रेट ऑफ चेंज, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम बता देगा। एक नई हल्की सी चीज जोड़ दिया कि पहला एरिया दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना हो रहा है। तो हमें पता है कि डिवाइड करेंगे तो dt dt कट जाएगा, कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, dt dt कट गया, DA1/D2 आ गया, और बाकी ये सब कट के और x कट के अपना बड़ा अच्छा सा आंसर आ गया। ठीक है, इसी चीज को पूछ लेता कि एक नई चीज ऐड कर लेता, एट x इक्वल टू 7, कि जब 7 है तो उस टाइम एरिया किस रेट से चेंज हो रहा होगा। तो कुछ नहीं है, मैक्स में 7 पुट करके और ये इंटीजर टाइप आंसर हो जाता। अगर यही जेई को क्या करता, इंटीजर टाइप आंसर बनाना होता, x इक्वल टू 7 पुट करवा देता तो एक नंबर आ जाता। नंबर में क्या होता है, इंटीजर, बात खत्म। तो रेट ऑफ चेंज में भी ना थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इस टाइप के एक आग निकाल देते हैं। एग्जाम्पल मैंने देखा तो ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और ढंग का लगा, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये तो प्रैक्टिस होना ही चाहिए बच्चों में, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये हो गया, एरिया चेंज कर ही लिया हमने, पॉल्यूशन का देख लिया पूरा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं और खूब आते हैं। चलिए, sending pulling from a pipe at the rate of this, the following are from a cone on the ground in such a way that height of the cone is 1/6 the radius of the base. So how fast the height of the second cone increasing when the height is 4? ये तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना, 4 लोग हैं, चारों कर सकते हो। तो एक बार आप लोग मुझे आंसर बताओ। फिर ये कर रखा है, कर रखा है, बाकी लोग कंफर्म कीजिए तो मैं 148 होमवर्क दे दूंगा और आगे करेंगे दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करेंगे। अनस, अंजलि, आनंद, इसने डायरेक्ट आंसर ही पेश कर दिया। बाकी बताइए, अनस आप बताइए, अंजलि, हेलो आनंद। और नहीं तो बस मुझे आप लोग ओरली बता दो कि कैसे कैसे करेंगे, मुझे लग जाएगा कि आप लोग सही डायमेंशन में काम कर रहे हो। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और हम आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग साफ साफ पढ़ पा रहे हो ना, ये तो ब्लर नहीं है ना, ये फ्रेश है ना? बताइए अंजलि। Yes, sir. ठीक है ना, आनंद आप भी बोलिए, क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ऐसे कोई बड़ी सी मशीन है, बस मैं
पूरा नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे डिस्कशन कर लेता हूँ ताकि आप लोग करना शुरू कर दो और फिर मैं ऐसे होमवर्क दे दूंगा। मान लो कोई बड़े ऐसा पूरा सैंड रखा हुआ है या जोड़ने की सीम है, ठीक है ना, और यहाँ से ऐसे सैंड गिर रहा है, तो अब जमीन पे गिरेगा तो ऐसे ही गिरेगा ना, ऐसे ही शेप बनाएगा, ठीक है। और जब भी ऊपर से पूरा काफी गिर जाता है, जब मान लो कि जमा होगा तो फिर ये ऐसे आता जा रहा है ना, तो धीरे धीरे उसकी हाइट भी बढ़ रही है और धीरे धीरे इधर भी बढ़ रहा है, दोनों तरफ बढ़ रहा है ना। जब भी क्या होता है कि थोड़ा सा ऊपर जमा होता है वो नीचे गिर जाता है ऐसा, तो कोन की धीरे धीरे हाइट भी बढ़ रही है और धीरे धीरे रेडियस भी बढ़ रहा है। तो क्या कनेक्शन है दोनों में? हाइट जो है 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस है, ऑफ कोर्स चौड़ा ज्यादा होगा ना, ठीक है ना, ज्यादा चौड़ा होगा तब थोड़ी सी हाइट बढ़ेगी ना, शार्प तो बन नहीं सकता। तो जो हाइट है ना वो हमेशा क्या है, रेडियस का 1/6 है, यानी कि इनडायरेक्टली आपको एक वेरिएबल उसने कम कर दिया। ये अगर r है तो ये कितना है, r/6 है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ फास्ट द हाइट ऑफ द कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4, जस्ट टाइम हाइट इसकी 4 है, ठीक है। तो रेडियस किस रेट से बढ़ रहा होगा, ऑफ कोर्स दोनों अलग अलग तरीके से बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक वॉल्यूम बना लो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, खत्म है, वॉल्यूम बना लो, ठीक है, dv/dt निकाल लो आंसर। dv/dt आपको दिया तो दो जो गिवन रहेगा ना। अच्छा देखो यहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम नहीं दिया, इसीलिए कल मैंने स्पेशली बोला हुआ था, इसको मैंने 5 मिनट करीब समझाया। यहाँ पे कहीं भी वॉल्यूम नहीं दिया, सिर्फ लिखा हुआ कि सैंड इज पोरिंग एट द पाइप एट रेट ऑफ दिस। अब एरिया बढ़ रहा है कि रेडियस बढ़ रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कैसे पता चला? यूनिट से। क्यूब दिया है मतलब वॉल्यूम, और जो दिया है वो तो चाहिए, उसका फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है, सिंपल जो दिया है उसका फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो एक लाइन में आप लिखो v इक्वल टू 1/3 पाई r²h। अब एक नया काम क्या कर देना है, ठीक है ना, r की जगह तो r ही रहेगा, h की जगह r/6, वॉल्यूम सिंपली r के रेस्पेक्ट में आ गया, dv/dt निकाल लो, ठीक है ना, dr/dt आ जाएगा। और जैसे ही dr/dt आ जाएगा उसमें आपको क्या करना है, एक हाइट इक्वल टू 4, क्योंकि मोस्टली सभी लोग जानते हैं, अभी आनंद ने भी क्या किया, इसका आंसर कर ही दिया, तो अब इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, कर एक बार और जरूर लेना, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, नॉन एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं जो कि थोड़े चैलेंजिंग होंगे। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, अब देखो एक और क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, बस डराने वाले क्वेश्चंस होते हैं, दिखने में लगेगा अगर बहुत सारा चीजें दे दी और पता नहीं क्या क्या है और इतना टफ चीजें पूछ रहा है, करने आओगे तो बस 4 लाइन का क्वेश्चन है, खत्म क्वेश्चन। तो इन सब क्वेश्चन को करने के लिए बस हिम्मत चाहिए, स्किल नहीं चाहिए। स्किल जितना, जैसे देखो मान लो किसी को नहीं भी आता ना, लेकिन जैसे एक्सप्लेन करूंगा, अरे कुछ नहीं था इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन, और मोस्टली क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं, खास करके जेई मेन के तो कितने सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो लगे अरे कितना कुछ लिख दिया, और करने आओगे तो कुछ नहीं। तो क्वेश्चन एक बार पढ़िए आप लोग। ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड द सर्कल, ठीक है, पहले एक सर्कल ही बना लो। एक ऑब्जेक्ट है वो इस सर्कल पे घूम रहा है क्लॉकवाइज, सर्कल की इक्वेशन ये है, ठीक है। और एक पॉइंट है 1/2√3/2, x 1/2 है और y √3/2 है, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट है 1/2√3/2, ठीक है। ऑफ कोर्स क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे ही घूमेगा ना। तो इस पॉइंट पे जब वो आगे की तरफ घूम रहा है, इस पॉइंट पे जब वो आगे की तरफ घूम रहा है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, y डिक्रीज हो रहा होगा, और y किस रेट से डिक्रीज हो रहा है वो दिया हुआ है, 3 यूनिट पर सेकेंड, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस ऑफ कोर्स जब घूमेगा तो एक्स वाई दोनों चेंज होगा ना, जब आप सर्कल पे घूम रहे हो तो हर सेकंड आप अपने डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। तो मान लो कि यहाँ आ गया तो एक्स भी चेंज हुआ ना, एक्स यहाँ से यहाँ आ गया और वाई यहाँ से आ गया, तो एक्स वाई दोनों चेंज हो रहा है। तो एक्स इस रेट से चेंज हो रहा है, तो वाई एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट किस रेट से चेंज हो रहा होगा, बताइए। ये अमित आज लेट हो गए, अनस आनंद सौरभ, आप ही लोग बताना है। एक देखो क्वेश्चन सुनने में कितना हेवी लग रहा है कि सर्कल है उस पर एक चीज घूम रही है और डिक्रीज हो रहा है और एक्स वाई, बाप रे पता नहीं क्या है, कुछ नहीं है।
जैसे ही चीजों को आप मैथमेटिकल टर्म में करो, शब्दों में देखोगे तो बहुत हेवी लगेगा, मैथमेटिकली डील करो, 2 लाइन का क्वेश्चन है खत्म। ठीक है ना, 7:37 हो रहा है, 1 मिनट, 7:38 तक कम से कम 2-3 लोगों से तो मैं आंसर एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। सिंपल देखो, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, बस आप इतना सोचो एंड क्वेश्चन खत्म। बताओ। सर हाँ बताइए बताइए अंजलि बताइए। सर मुझे ना क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, जब आप क्वेश्चन समझा रहे थे ना तो रितु मैम का फोन आ गया था। मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ क्या? यस सर, एक बार प्लीज। देखिए ना, कोई नहीं, बस क्या है कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट पे मतलब ऐसे ऐसे कोई घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे कोई बंदा है, मतलब x हाफ और y √3/2 है, ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है ऐसे। तो उस टाइम पे y, देखो ऑफ कोर्स ऐसे घूमेगा तो y डिक्रीज होगा, y चेंज होगा तो x भी चेंज होगा, तो y चेंज हो रहा है 3 यूनिट पर सेकेंड, तो x किस रेट से चेंज हो रहा है बस, क्योंकि जब आप सर्कल पे घूमते हैं तो हर सेकेंड आपकी दिशा बदलती है, तो हर सेकंड आपका एक मतलब हाइट भी चेंज हो रहा है और वेट भी चेंज हो रहा है। पहले मान लो कि कभी यहाँ थे यहाँ, तो यहाँ पे एक्स और वाई अलग अलग है, यहाँ पे एक्स और वाई अलग, तो ऑफ कोर्स हर पॉइंट पे एक्स और वाई अलग अलग है, तो एक्स किस रेट से चेंज हो रहा होगा। तो सुनने में बहुत भौकाल क्वेश्चन लग रहा है ना, कुछ नहीं, देखो सिंपली क्या पूछा है, उसको पहले पिंग से ये करो, क्या पूछा है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंजिंग एट द पॉइंट। उनको अल्टरनेट देखो, हमेशा बोलो क्वेश्चन को एकदम इजी बनाना है, क्या पूछा है उसको लिख लो। तो क्या चाहिए उनको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो dx/dt तो चाहिए बच्चों, ऑफ कोर्स, है ना, इसके अलावा कुछ और पूछा है क्या? कितनी वो कहानी बना रहा है इससे मतलब नहीं है, dx/dt पूछा है, दैट्स इट, बात खत्म हो गया, एक लाइन का क्वेश्चन है ना। तो अब अगर dx/dt पूछ रहा है तो बस जो गिवन है उसको उठाओ, हमेशा गिवन और क्या लाना है उसके बीच का तो ब्रिज होता है, तो गिवन है आपको x² + y² = 1, गिवन है ना। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है टाइम के रेस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 0, ठीक है, ये डन, करेक्ट। 2x हाँ dx/dt। ये चीज चाहिए ना बच्चों आप लोगों से सुनने का, ये तो मैं चाह रहा था, ठीक है, अब करेक्ट। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है ना, dy/dt। वही ना, t के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कोई भी वेरिएबल आएगा तो ये तो आएगा ही ना बच्चों। अब dx/dt चाहिए, देखो 2 लाइन का क्वेश्चन, बस x² + y² = 1, डिफरेंशिएट किया और वैल्यू पुट कर दिया, x की जगह कितना है हाफ, dx/dt तो खैर हमें चाहिए ही चाहिए 2, y कितना है √3/2, और dy/dt कितना दिया वो भी दिया हुआ है -3। 3 यूनिट पर सेकेंड, लेकिन मैं लिखूंगा -3। क्यों लिखा -3? सौरभ आपने बता दिया, इसके अलावा कोई डिक्रीज और, कर रहे हैं। डिक्रीज कर। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। तो क्या आया, ये तो कट के 1 हो गया, तो dx/dt, और ये 2 कट गया, -3√3 = 0, तो dx/dt = 3√3। अब जो भी यूनिट दिया है सब क्या दिया है, पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड दिया है ना, बस यूनिट पर सेकेंड, खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं था। देखो इससे, ये तो लैडर वाले से भी इजी क्वेश्चन हो गया, लैडर वाले से इजी क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? लैडर वाले में तो पाइथागोरस लगाओ और फिर ऊपर दिया हुआ था अलग, नीचे दिया था, लैडर वाले क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन चूंकि हमने क्या किया, क्वेश्चन किया नहीं था, इसलिए हो सकता है कि आपको टफ लगा। तो मोस्टली क्वेश्चन बच्चों ऐसे ही होते हैं। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को आएगा तो बस एक चुटकी का काम है, लेकिन अगर नहीं किया तो बहुत चैलेंजिंग लगेगा। तो दैट इज वाई हम लोग बार बार मैथ्स बोलते हैं क्या, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आपने कर लिया है तो आपके लिए अब वो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और नहीं किया है तो लगेगा कि बाप रे पता नहीं क्या क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू होना ही चाहिए, और उसका एक एग्जांपल दूसरा है ये क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन, वो टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो,
क्या करा कि प्रूव दैट द कर्व एक्स वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 टच इच अदर। दो कर्व है और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये आपको प्रूफ करना है। ऑफ कोर्स डायग्राम बना के तो कर नहीं सकते कि चलो सर हम क्या करते दोनों का ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ आप इजीली बना सकते हो, लेकिन मान लो कॉम्प्लेक्स कर दे दिया तो साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/tan इनवर्स वाई, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? मुश्किल है ना। चलो, हो सकता है कि टच वो कर रहा है, इसको सुन के आपको क्वेश्चन चैलेंजिंग लगे, मैं इसको थोड़ा इजियर बनाता हूँ। दो कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसके लिए क्या कंडीशन है, कैसे पता चलेगा कि दो कर्व, ये मान लो कि दो कर्व मैंने दे दिया, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। मैंने एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया और एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया। मान लो मैंने आपको एक सर्कल का इक्वेशन दे दिया और एक स्ट्रेट या एक इलिप्स का ही दे दिया और एक स्ट्रेट या एक पैराबोला दे दिया, एक इलिप्स दे दिया और एक पैराबोला दे दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इलिप्स और पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मुझे बस वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बताओ, ये बताओ, फिर क्वेश्चन खत्म। ये जैसे ही बताओगे आप, क्वेश्चन ये हो गया खत्म। कि एक इलिप्स का मैंने इक्वेशन दे दिया और एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया, और मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि पैराबोला इज इंटरसेक्टिंग इलिप्स एट 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या व्हाटएवर पॉइंट। तो मुझे वो सारे पॉइंट चाहिए कि जिस दो पॉइंट्स पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, नहीं पता क्या? डिफरेंशिएट करके बताइए, अमित, अंकित, हलाउ, सारे ए वाले ही क्या? अरे बाप रे, अगर सौरभ को छोड़ दे, अगर अनस, आनंद, अंकित, अंजलि और टीचर आबिद, तो ये सारे ए वालों का जलवा है यहाँ पे। ऑड वन आउट अकेले क्या है? सौरभ, ये तो अभी नोटिस किया है मैंने, सारे स्टूडेंट ए वाले। अल्फाबेटिकली तो नहीं आ रहा तुम लोग? अनस, आनंद, अंकित और क्या है, अंजलि एंड आबिद। इवन मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूँ, बाप रे। हाँ, तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो ना, मान लो इसका कुछ इक्वेशन होगा व्हाटएवर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी दिया है, इसका दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो अगर दोनों, अच्छा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का क्या मतलब, इस कर्व पे लाखों एक्स वाई होंगे और वो सारे एक्स वाई इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यही मतलब हुआ ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 का क्या मतलब, इस कर्व पे लाखों एक्स और वाई होंगे, लेकिन हर एक्स और वाई इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा कि नहीं? किसी इक्वेशन का मतलब यही होता है ना, इस पे जितने एक्स वाई होंगे वो सब इसको फुलफिल कर रहा होगा। तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस पे भी है और इस पे भी है ना। यानी कि ये जो पॉइंट होगा जहां पे ये कट कर रहा है वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि पैराबोला पे भी है, और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सर्कल पे भी है। यानी कि ये जो इंटरसेक्ट करेगा तो वो वाला एक्स वाई दोनों में कॉमन होगा। यानी कि एक पर्टिकुलर एक्स पे, सिर्फ उस एक्स पे, मान लो कि अगर 5 और 7 है तो वो 5 7 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वो 5 7 इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यानी कि वो एक्स ये भी यही होगा और ये भी यही होगा, दोनों सेम होगा ना, और वो वाई ये भी यही होगा और ये भी यही होगा। यानी कि वो वाले एक्स और वाई में जहां पे टच कर रहा है या कट कर रहा है कोई फर्क नहीं होगा। अगर 5 7 है तो वो 5 7 पैराबोला पे भी होगा और वो 5 7 किस पे होगा, बोलो, सर्कल पे भी होगा। यानी कि वो वाला एक्स और वाई बराबर होगा, है ना। तो जब एक्स और वाई बराबर ही है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो जब ये दोनों एक्स और वाई इक्वल है, क्योंकि उसी दोनों एक्स पे दोनों 0 हो रहे हैं, तो ये दोनों आपस में तो इक्वल होंगे ना। क्योंकि दोनों एक्स वाई क्या है, सेम है, जहां पे कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो सिंपली किसी कर्व का अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है या टच करने वाला पॉइंट निकालना है तो दोनों के इक्वेशन को सिंपली क्या करो, इक्वल करो, या इसका एक्स और वाई क्या करो, इसमें पुट कर दो। क्योंकि जब एक्स और वाई ही इक्वल है तो जो एक्स ये है वही एक्स ये है और जो वाई ये है वही वाई ये है, उस पॉइंट पे, हर बार नहीं, उस पॉइंट पे। तो जैसे ही इंटरसेक्ट निकालना हो या टच करना निकालना हो, पहले से एक्स और, जैसे आप 10th क्लास में करते थे ना, वो तीसरा चैप्टर याद करो 10th क्लास में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो ऐसा इक्वेशन दिया होता था।
तो अब क्या करते थे, किसी एक से x या y निकाल के दूसरे में पुट कर रहे थे। हालांकि एलिमिनेशन भी था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्या करता था, यहाँ से x निकालो इसमें पुट करो, या यहाँ से x y निकालो तो इसमें पुट करो, है ना। यहीं से निकाल के x यस y सर। यहीं पुट कर दोगे तो पता है क्या होगा। अच्छा, तुम लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या, किसी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं और सोल्व करते करते सब कुछ कट गया और 7 = 7 आ गया, ऐसा कभी हुआ है, या 5 = 5 आ गया, यस नो, कभी ऐसा हुआ तुम लोगों के साथ कि किसी इक्वेशन Yes. कर रहे हैं 7 = 7 आ गया, पता है, अरे ये करे क्या उसका समझ ही नहीं आ रहा है, 5 = 5 आ गया। अरे आप तो 0 है। जो स्टूडेंट ज्वाइंट है, आप तो आंचल हो ना। यस सर। ओके ओके ओके, मैंने बाद में मुझे याद आया, अरे हाँ, तो इसका रीजन पता है क्या होगा, उसमें समझ ही ना आता आदमी को करे क्या, 7 = 7 तो सही है, तो सोल्व क्या हुआ फिर, वो तभी होता है कि जहां से आप गिवन दिया होता है ना, वहां से उठा के आप उसी में पुट कर देते हो। यहाँ से x या y निकालो तो इसमें पुट करो तो आंसर आएगा, या यहाँ से x या y निकालो तो इसमें पुट करो, तुमने इसी से x निकाला और वो x की वैल्यू इसी में पुट कर दिया तो यही आएगा, 5 = 5 या 7 = 7। डोंट डू दैट। तो आप इसको सोल्व करके कैसे बोलते थे x या = y आ गया, क्योंकि देखो मान लो ये पहले वाली स्ट्रेट लाइन ये होगी, दूसरी वाली स्ट्रेट लाइन ये होगी, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया तो बेसिकली यही वाला काम किया जो हम अभी करने जा रहे हैं, कि जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा वहां पे तो दोनों का x और दोनों का y सेम होगा ना। यहाँ पे अगर कोई x और y है तो ये पिंक पे भी है और ब्लैक पे भी है, तो ये x इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। यही रीजन है कि हम दोनों x को सेम ले लेते हैं। तो पहले वाली इक्वेशन xy = 4 लिया, वहां से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल लो, x = 4/y। दूसरे इक्वेशन से उठाया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे में, पुट वैल्यू ऑफ x इन, तो यहाँ पे x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पुट कर दिया 4/y। चलो ये क्या हो जाएगा, 16 y की पावर 4 16/y² + y² इक्वल। तो ये तो देखने में बहुत खौफनाक लग रहा है कि इसको कैसे सोल्व करें। देखो जब भी चीजें खौफनाक हो ना तो फिर फर्दर सब्स्टिट्यूशन का यूज, सिंपली क्या करूंगा, 16/y² है ना, तो लेट y² = t, कुछ भी पुट कर दो, थोड़ी देर के लिए तो राहत दे देगा ना, थोड़ी देर के लिए क्या होगा, आसानी हो जाएगी। नहीं तो पूरे को सोल्व करेगा तो y की पावर 4 वो देख के बच्चे को लगेगा कि छोड़ो मैं तो कुछ ना कुछ गलत ही कर रहा हूँ। आप गलत नहीं कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा क्वेश्चन सोल्व करने में ना हिम्मत रखना पड़ता है, आप कर रहे हो तो सही, लेकिन सिक्स सेंस लगता है कि बाप रे इतने हेवी पावर, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालांकि बहुत बार वो गड़बड़ भी होता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो 1-2 स्टेप तो आगे जाना ही चाहिए। तो y² को t रख दिया तो क्या हो गया, 16/t + t = 8, है ना। तो फिर से t से मल्टीप्लाई करो, सबसे बढ़िया जब भी अपॉन आया ना सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो सभी को t से मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे बढ़िया तरीका है। एक बार में ही क्या हो गया, झंझट खत्म, नहीं तो वो एलसीएम लो फिर उधर ले जाओ इनटू करो, सबको टी से, तो ये टी से मल्टीप्लाई खत्म, d × t t², 8 × t 8t, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय t। ये तो t-4 का होल स्क्वायर आ गया, या अगर मैं वो ये भी करूं तो t-4 t-4 आ गया, तो t = क्या आ गया 4। अब t की जगह क्या पुट कर दूं, y², तो y = 2 और y = -2, या तो 2 होगा या -2 होगा, तो इसमें पुट करते हैं, ज्यादा आसान होगा ना, क्योंकि इस वाले में पुट करूंगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी, फिर x² भी 2 आएगा, तो एक y पे फिर 2x, फिर दूसरे y पे फिर दूसरा 2x, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ज्यादा बेटर है कि तो हमें इसको भी सेटिस्फाई कराना है, इसको भी सेटिस्फाई कराना है, तो वो y चूंकि दोनों पे है तो दोनों को फुलफिल करना चाहिए, तो इजियर वाले में फिल करो ना। तो यहाँ पे आप y पुट करोगे x 2 आएगा, x = 2 x = -2, यहाँ पे y पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि छोटे वाले इक्वेशन में ही हमेशा पुट करना चाहिए। तो y = जब 2 पुट करेंगे तो x कितना जाएगा, 4/2 2,
और y इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 4/-2 मतलब -2। तो सो या फिर ऐसे लिखो केस 1 + 2 when y इक्वल टू 2 x इक्वल टू y इक्वल टू -2 x भी क्या आ गया -2। तो पॉइंट क्या क्या आ गया, -2 एंड 2। तो अब बात क्या है ना, ये प्रूफ नहीं हुआ कि ये टच कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये टच है, इंटरसेक्ट नहीं लिखा। इंटरसेक्ट तो यहीं पर प्रूफ हो जाता, लिखा हुआ है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो ये तो नॉर्मल एक 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। इसमें डेरिवेशन का वो मतलब डिफरेंशिएशन का कहाँ कहीं यूज है, तो यूज किया ही नहीं हमने। सिंपल y निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया, 2y आ गया, 2y के कोरस्पॉन्डिंग 2x आ गया। तो यूज क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, तो यूज ये है बच्चे कि इसने टच करने को प्रूफ कहा है। हमने जो निकाला है उससे बस यही प्रूफ हो रहा है कि वो x और y दोनों कर्व पे है। तो दोनों कर्व तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक मान लो कि ऐसा हो और दूसरा ऐसा हो। इस केस में भी एक x और y आएगा और एक x y आएगा, तो इंटरसेक्ट हो गया, टच कहाँ हुआ, इंटरसेक्ट हुआ ना, टच कहाँ हुआ। तो टच और इंटरसेक्ट का फर्क कैसे पता चलेगा, कोई भी ऐसा क्लास में बाहुबली जो बता दे, मैं 1000 रुपए का इनाम रख रहा हूँ। चलो, कि दो कर्व टच कर रहे हैं और दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं बिना क्या कहते हैं डायग्राम एक्चुअल बनाए, हमें चेक करना है। थोड़ा स्कोर बिना डायग्राम बनाए। अरे वाह, आनंद ने तो बिल्कुल एकदम आनंद ही दे दिया मुझे। मैं एकदम भौकाली में पैसे रख दिया इनाम, तो मुझे लगा कि नहीं कर पाएंगे लोग, लेकिन आनंद तो एकदम मजे ही दिला दिया। चलो, मैंने तो इनाम रखा है, मैं दिल्ली कभी आता हूँ तो डेफिनेटली आपको पिज्जा खिलाया जाएगा मेरी तरफ से, ये गारंटीड है। ये मतलब जस्ट ब्लफ मैंने नहीं दिया था कि कह दो कौन कर देगा, और आपने सही किया है, तो फिर ये इनाम मिलना ही आपको। तो जब भी मैं दिल्ली आऊंगा आई विल कॉल यू, और डेफिनेटली आपको एक डोमिनोज पिज्जा खिलाया जाएगा मेरी तरफ से। पहले भी ऐसा हो चुका है स्टूडेंट के साथ, ये पहली बार मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले पे रिकॉर्ड है ऐसे। एनीवे, तो देखो ना बच्चे, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं क्या करूं, टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखिए ना किसी अलग ही कलर से करूं। इस पॉइंट पे अगर मैं जो कॉमन पॉइंट है उस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो पिंक पे टेंजेंट क्या आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा ना। और ब्लू पे टेंजेंट कैसा आएगा, तो दो अलग अलग टेंजेंट हुआ ना उस पॉइंट पे, दो अलग अलग टेंजेंट हुआ। लेकिन जब टच कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो, सर्कल पे अगर मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट करूंगा तब भी यही आएगा, और अगर पैराबोला पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट पे तब भी यही टेंजेंट आएगा। तो अगर, और टेंजेंट कौन बताता है, एक तो स्लोप कह लो, ठीक है ना, या y2 - y1 x2 - x1 कह लो, या tan थीटा कह लो, या m कह लो, या dy/dx कह लो। तो अगर देखिए आपने दो कर्व को क्या किया, एक से x या y निकाल कर दूसरे में पुट किया और सर्टेन x आया, तो दोनों का dy/dx निकालो उस पॉइंट पे। अगर दोनों का स्लोप सेम आता है तो यानी कि टच कर रहा है, और दोनों का स्लोप अलग अलग आता है इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आया, क्लियर हुई ये चीज, हेलो, यस सर। क्लियर हुआ ना। हाँ, तो कभी भी सबसे पहले तो क्या करना है, एक से x या y निकाल के तो दूसरे में आपको पुट करना ही करना है, ठीक है। तो x और y जब एक बार निकल के सामने आ जाए उसके बाद क्लियर होगा कि पहले तो भैया तुम टच मतलब पॉइंट कॉमन है कि नहीं, पहले तुम्हें ये देखना है। और जैसे ही पॉइंट कॉमन आया तो वो कॉमन किस टाइप का है, इंटरसेक्ट वाला कॉमन है कि टच वाला कॉमन है, ये कौन बताएगा, तो ये आपका बताता है स्लोप। और सबसे बड़ी खासियत क्या है स्लोप में, कि बिना डायग्राम बनाए आप जान जाते हो। तो अब देखते हैं, दो कर्व मेरे पास है, एक क्या है एक्स वाई इक्वल टू 4 और दूसरा है x² + y² इक्वल टू 8, यही है। तो अब मैं दोनों को डिफरेंशिएट करता हूँ, और किसके रेस्पेक्ट में कर लें, एक्स पे ही कर लेता हूँ चलो।
और इसको भी कर लो। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो इसको जब डिफरेंशिएट करो एक्स dy बाई डी एक्स और प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएट तो 1 ही हो जाएगा और ये 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। इसका करेंगे तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स ऑफ कोर्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2x बाई माइनस वाई, तो माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है ना। तो ये dy बाई डी एक्स आएगा इस पे 2,2 पे ना, x2 था तो y2 भी था ना, हाँ 2,2। तो कितना हो जाएगा माइनस 2,2 यानी कि -2। ये dy बाई डी एक्स एट 2,2। ये कितना आ जाएगा -2/2। तो ये भी कितना आ गया -1। तो हालांकि अलग अलग कर्व है, मतलब -y/x है, -xy/y है, तो दोनों अलग अलग है, लेकिन चूंकि x और y की वैल्यू सेम है इसलिए -1 आ गया। मान लो ना एक 2,3 होता तो वो हो जाता -2/3 और ये हो जाता -3/2 ना। तो दोनों का वो क्या हो गया, स्लोप अलग अलग आ गया, और स्लोप अलग अलग आ गया, इट मींस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा वाला भी जब आप निकालोगे तो वो भी सेम ही आएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि दोनों पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। अब इसको भी अलग कलर से कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि अच्छा ये कैलकुलेट किया गया है इनका ऐसा। तो dy बाई डी एक्स एट कितना है -2। ये कितना हो गया -1। और dy बाई डी एक्स -2। तो ये भी कितना हो गया -1। ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ गया आपका m1 इक्वल टू m2। और यहाँ भी आ गया m1 इक्वल टू m2। तो बस सो दे आर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकल गया 2 2 -2 समझ में आया? यस और नो? क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। तो ये हमने सर आज क्या क्या देखा, एक बार वापस स्टार्टिंग से देखो। एक तो कल की क्लास का रिवीजन किया, उसके बाद ये कि जब भी मार्जिनल दिया और रेवेन्यू दिया हो तो मार्जिनल इतना याद रखना कि छोटा होता है और रेवेन्यू बड़ा होता है, मतलब टोटल बड़ा होता है। कई बार उल्टा भी है, मार्जिनल दे करके क्या किया है, टोटल पूछ लिया है तो बच्चों को डिफरेंशिएट करने की आदत है, तो आदत के मुताबिक वो डिफरेंशिएट मार दिया और गलत हो गया। आप ऐसे देखा, देखो नाम ही है मार्जिन, तो मार्जिन छोटा होगा ना और टोटल बड़ा होगा। तो जब भी बड़े से छोटे में जाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, और छोटे से बड़े में जाना हो तो इंटीग्रेट करो। ठीक है ना। तो मार्जिनल देके कभी टोटल पूछे तो इंटीग्रेट करो। ठीक है ना। आफ्टर दैट एक ये कि जब भी दो अलग अलग चीजें एक दूसरे के क्या हो, जब भी दो अलग अलग चीजें एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पूछे तो रेट ऑफ चेंज तो टाइम ही होता है। तो पहले को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, दूसरे को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, दोनों को डिवाइड कर लो, dt dt कट जाएगा और एक सुंदर सा आंसर आएगा। दैट्स इट। उसके बाद फिर ये तुम आई होप कि आप सभी लोग कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना। ये रिपीट और भी हुआ है, 11 के अलावा 17 में भी ये चीज क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो मैं पीछे वाला स्क्रीनशॉट लिया इसलिए 11, अदरवाइज ये 17 भी दिखता। ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है ना, ये पहले क्या हुआ है, एक एग्जाम होता था ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन था, लेकिन दिखने में लग रहा था कि बाप रे क्लॉक है, घूम रहा है, कुछ नहीं, जो दिया हो वो लिख लो। सिंपली उनको क्या चाहिए, एक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, तो dx बाई dt चाहिए। अब साफ साफ ये है, यहीं से तो आएगा dx बाई dt, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है। और ये जब भी टच और इंटरसेक्ट वाला हो तो क्या करो, सिंपली एक से एक्स या वाई निकाल कर दूसरे में पुट करो। ठीक है। और ऑफ कोर्स एक दो पॉइंट आ जाएगा, वहां पे फिर क्या करो, दोनों को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालो और स्लोप में वो वैल्यू पुट करो। दोनों उस पॉइंट पे अगर दोनों का स्लोप सेम आया तो टच, और अगर अलग आ गया तो इंटरसेक्ट। ठीक है ना। अच्छा, dy बाई dx का इसके अलावा और क्या है, मेनली स्लोप में आपको पता ही है कि dy बाई dx क्या होता है, स्लोप। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप में क्या रोल होगा उसका, आपको प्रूफ करना है कि इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो कैसे क्या दिखाएंगे आप, बताइए। हेलो, दो तीन क्वेश्चन ओरली पूछना, उसके बाद खत्म करेंगे। सिंपली एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 है, तो dy बाई dx को 0 करना है। अगर मान लो कि dy बाई dx इस टाइप का आ जाए, आपने dy बाई dx निकाला, वो आ गया x² - 4/2x - 7, तो dy बाई dx से क्या करना है, न्यूमरेटर को 0 करना है। एक
किसी भी चीज को, कर्व वर्व का है और किसी पॉइंट पे स्लोप एक्स के नॉर्मल है या फिर वाई के पैरेलल है या एक्स के परपेंडिकुलर है, छोड़ो, तो एक तो एक्स के पैरेलल था, एक्स के परपेंडिकुलर है, तो कैसे करेंगे बोलो। कोई भी अगर किसी पॉइंट पे अगर कोई कर्व, मान लो कि एक अच्छे से बना देता हूँ इधर, मान लो कि आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक कर्व है ऐसा, ठीक है, और किसी पॉइंट पे जो स्लोप है वो बिल्कुल क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो किस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ये आप कैसे निकालेंगे बताइए। सिंपली एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, हाँ 1/0। तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। या देखो ना, स्लोप छोड़ो, इन्फिनिटी कैसे होगा, बस आप देखो m इक्वल टू tan थीटा होता है ना, ये तो मानते हो m इक्वल टू tan थीटा होता है, तो आप थीटा की जगह क्या पुट करोगे 90, क्योंकि एंगल क्या बना रहा है एक्स एक्सिस ऑफ 90, तो tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, और m ही क्या होता है, dy बाई dx। तो dy बाई dx इन्फिनिटी कब आएगा, जब जब डिनोमिनेटर, तो मान लो सिंपली क्या करते हो, ऐसा कर्व स्केच करते हो तो आपको मिलेगा नहीं, यहाँ तो मैंने स्केच कर दिया तो फटाफट दिख रहा है। एक कर्व दे दे और बोलो कि किस पॉइंट पे जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, तो सिंपली उसका dy बाई dx निकालो, dy बाई dx से क्या है स्लोप, और उसके डिनोमिनेटर को 0 कर दो। यहाँ पे देखो जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था ना, ये dy बाई dx ऐसा है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 0 करो, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है मतलब 90 है, मतलब स्लोप इन्फिनिटी है, मतलब dy बाई dx इन्फिनिटी है, और dy बाई dx इन्फिनिटी कब होगा, जब ये 0, और ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 7/2 होगा, एक लाइन का आंसर। ठीक है, तो अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बच्चों अगली क्लास में पढ़ेंगे, मैं होमवर्क देता लेकिन अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ राइट नाउ, क्योंकि कल है आप लोगों का पेपर, ठीक है, तो सभी लोगों को पेपर क्या है, अटेम्प्ट करना है, और सबसे अच्छी बात है इस बार की क्या, कि फ्लेक्सिबिलिटी है, सुबह 9 से रात के क्या करो 11 तक, 11:30 तक कभी भी पेपर अटेम्प्ट करो, लेकिन उसमें ध्यान रखना कि जैसे ही आप लॉग इन करोगे, क्योंकि ओरिजिनल एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, तो आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग पर्टिकुलर एक टाइम पे पेपर रन करते थे और 1.5 घंटे बाद या 1.25 घंटे बाद मैनुअली ऑफ कर देते थे। ये तो पूरे दिन का है तो मैनुअली तो ऑफ होगा नहीं, तो वहां पे वो सब कुछ कोडिंग वोडिंग किया हुआ है, जैसे ही आपका टाइमर 1 घंटे होगा शट डाउन। तो इसे पेपर को थोड़ा सा एकदम आप ट्राई करना कि विद इन टाइम लिमिट ही कर ले, और 10-10 क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको यूज करना है, क्वेश्चंस वही है जो आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं, तो जो भी आपको पढ़ाया गया क्लास नोट्स को आप लोग एक बार जरूर रिवाइज करो। ठीक है बच्चों, तो सभी को क्या करना है, कल टेस्ट में अपीयर होना है, देखो प्रिपरेशन का कभी भी वो मत करना। अच्छा सौरभ, आपका एग्जाम कब से कब है कल, हेलो सौरभ, क्लास की टाइमिंग क्या है आपके कल के पेपर की?